किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ठीक से भेजो, ठीक से भेजो, और मैं स्कूटी करके भेजिए, ये करके भेजिए। उसके बाद भी हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे जो आप लोग डेटा भेजते हैं, थोड़ा सा इसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं दिखा पा रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने उसको स्टोर नहीं किया। जब भी हम लोग 2-3 साल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो यही मैं आपसे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूँगी। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को ASI का कल का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा? अपना ठीक लगा? कुछ समझ में आया? कुछ लग रहा है कि आप लोग गेन करके जा रहे हैं, कि जो है ऐसे ही लग रहा है कि कुछ बताया नहीं, केवल फॉर्मेलिटी हो गई? कितने लोग ये सोच रहे हैं कि गेन करके जाते हैं? चलिए, अगर इतने परसेंट भी गेन कर लेते हैं तो शायद मेरे एस्टिमेट जो है, या मेरे कहिए या हमारे कहिए, थोड़ा इम्प्रूव कर जाए। क्योंकि एक से एक जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है वो उसको सेंसिटाइज कर देता है, और उसके डेटा में इम्प्रूवमेंट जब आते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है। जैसे कि कल हमारे पास NSO के विवेक श्रीवास्तव सर आए थे, डायरेक्टर थे वो मॉस्की यहाँ पे NSO के। उन्होंने आपको बताया था कि हम लोग को ASI में अगर हम अपना डेटा सही से नहीं करते हैं तो या तो हमारा अंडर एस्टिमेट हो जाता है या ओवर एस्टिमेट हो जाता है। कोई फैक्ट्री है, वो अगर जो है आपके, उन्होंने स्टेट की बात की थी, तो मैं आपको और डिस्ट्रिक्ट पर लेके जाती हूँ। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वो है और उसका रिफ्लेक्शन कहीं और जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, या फिर प्रॉपर्ली डेटा नहीं आ पाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। शायद मैं आप लोग को इसमें कुछ सेंसिटाइज कर पाऊँ और शायद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो पाए। तो इसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कल उन लोगों ने स्क्रूटनी चेक्स की भी बात कर ली होगी, जैसे क्या क्या इंटरलेटेड ब्लॉक इंटरलेटेड चेक्स होने चाहिए आप लोग के ब्लॉक्स में। कितने लोग मान रहे हैं कि इंटर रिलेटेड ब्लॉक्स की चेक्स की बात हुई है? हाथ जरा सा रेज कर रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ मेरा टॉपिक था, लेकिन थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग की एक प्रमुख सचिव सर के वो मैंने उसको भी कवर करने की बात सोची थी, तो वो मैंने शायद आप लोग को इसमें मिल गया होगा आपके फोल्डर में। अगर नहीं मिला होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैक्सिमम लोग आप लोग उसको अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन करेंगे टर्शरी। इसमें प्राइमरी हमारा जो है 26% के करीब कंट्रीब्यूट करता है, और सेकेंडरी जो है 27 के आसपास है, और टर्शरी हमारा 46% है। कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमने प्रोड्यूस की ग्राउंड लेवल पर, रॉ मटेरियल टाइप आप समझ लीजिए, तो वो सब हमारे प्राइमरी सेक्टर में कवर होते हैं। इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हमारे आएंगे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। इसमें आप देखेंगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि हम उसका रीट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से कर रहे हैं। अगर गेहूं का हमने बीज डाला तो गेहूं का ही मतलब उसमें से प्रोडक्शन निकलेगा, लेकिन जब हमारा गेहूं पैदा हो गया तो हम उसको कुछ ना कुछ आगे उसका प्रोसेसिंग करेंगे। तो जब भी कोई प्रोसेसिंग की बात आएगी तो तब हमारा वो जो चला जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें हमारा आ जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। आप इसमें देखेंगे सारी चीज़ें हमारी, हम एक जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, तो ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम किसी भी रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं केमिकल्स के थ्रू या मशीनरी के थ्रू, या फिर अपने कल हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी है उसमें भी इसका आप लोगों ने समझा होगा। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन से भी हम कई सारे मटेरियल्स को लेके उसमें जो हम कोई नया एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ उसका रीमॉड्यूलिंग करते हैं, तो वो भी हमारा इसमें आ गया। इलेक्ट्रिसिटी भी हम किसी न किसी रॉ मटेरियल के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, और गैस भी हमारा जो है इसी तरह से उसमें है। वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज, ये इसमें थोड़ा सा है अलग, लेकिन ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में ही कवर होता है। अब जब हमारा कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो गई तो जब तक उसको कंजम्पशन नहीं होगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जितनी भी हम उसको यूज़ करने के लिए वैसे तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज पार्ट को कवर करना इजी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हमारा वो ऑर्गेनाइज डेटा है, या हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा।
तो ऑर्गेनाइज में मैन्युफैक्चरिंग में हमारा सबसे बेस मेन सोर्स है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। खाली इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइज में केवल ऐसा ही आता है, अभी आगे इसको देख लेंगे कि कैसे इसका रोल प्ले होता है। इसमें हमारा पब्लिक प्राइवेट दो सेक्टर आते हैं ऑर्गेनाइज में, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक तो हम सब लोग पब्लिक ही हैं, तो जो हमारा उसमें डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन हमें इजीली मिल जाते हैं। प्राइवेट में हमारा जो है कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट आता है। अभी चलिए उसको आगे और स्लाइड से आपको रिव्यू कराती हूँ मैं, तो वो आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर है अनऑर्गेनाइज पार्ट। अनऑर्गेनाइज पार्ट को कवर करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। अनऑर्गेनाइज है तो कोई भी चीज़ अगर आप मैसअप हैं तो आप उसको जो है उसमें से कोई भी चीज़ ड्रॉ करना, उसके रिजल्ट्स ड्रॉ करना थोड़ा टफ होता है। तो उसी के लिए हम लोग सर्वेज करते हैं, जो आप लोग सब लोग सर्वे करते हैं। आप लोग आसूस, PLFS, NSS के जितने भी हमारे सर्वेज हैं वो सब आप लोग उससे जुड़े हैं। तो ये सब सर्वे जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अनऑर्गेनाइज पार्ट के लिए ही होते हैं। तो उनसे उनके रिजल्ट्स को हम ड्रॉ करके ये सब में यूज़ करते हैं। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने बताया कि हमारे जो है देखिए कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ASI के रेफरेंस में क्या पढ़ी थी, कोई बता पाएगा? ASI के रेफरेंस में मैन्युफैक्चरिंग की कल उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई थी? थोड़ा जोर से, कौन बोल रहा है पहले तो हाथ में। हाँ एडिशन वो ठीक है, आप नॉर्मल उसमें कह रहे हैं, लेकिन जब हम सर्वे करने जाएं या कोई किसी को कोई रिजल्ट ड्रॉ करने जाएं तो कोई हमें एक स्टैंडर्ड ही है कि जो आपको लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। जैसे हमने रिपेयर एंड सर्विसेज पढ़ा था, कोल्ड स्टोरेज पढ़ा था, उसमें हम कोल्ड स्टोरेज में कोई ऐसा रीट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो लेते हैं, तो हम वहाँ पे उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब GSDP का रेफरेंस आता है तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन उसी का एक तरह से वो सबसेट है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारी क्या है? ऑल एक्टिविटीज़ कंसर्न विद मैकेनिकल एंड और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ न्यू मटेरियल ऑब्जेक्ट इन विच रॉ मटेरियल वाला क्लॉज लगा सकती है अपना। और इसमें हमारे फिर मैंने जैसे बताया था कि ऑर्गेनाइज है और एक अनऑर्गेनाइज, दो पार्ट है। तो ऑर्गेनाइज का कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका GSA में हमारा 71% के नियर अबाउट कंट्रीब्यूशन है और अनऑर्गेनाइज हमारा 28% नियर अबाउट है। इसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज में हमारा पब्लिक और प्राइवेट दो मेजर कैटेगरी है। तो पब्लिक में जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, ये सब कवर होते हैं। और प्राइवेट में हमारा कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, जो कि ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का मतलब जिसके डॉक्यूमेंटेशन हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है साइट डेटा लेने में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 90% आप या कहिए 60% डेटा आप लोग इजीली अवेलेबल कर लेते हैं। कुछ में प्रॉब्लम रहती है तो वो ऑर्गेनाइज तो है ही, मिल सकता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अलग चीज़ है कि इसमें फेस करनी पड़ती हैं। अनऑर्गेनाइज के लिए मैंने बताया कि हम जहाँ भी होता है कि उसको थोड़ा सा टफ टास्क होता है, तो वो सर्वे बेस्ड एक्टिविटी रहती है। सर्वे में इसमें हम लोग एस्टिमेशन में फिलहाल क्योंकि हमारा बेस ईयर 11-12 है, तो उसी का हम बेंचमार्क सर्वे अपना यूज़ कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज के रेफरेंस पे। खैर ये अभी हमारा टॉपिक नहीं, जस्ट आप लोग को बताने के लिए चीज़ हम लेते हैं। NIC से सब लोग वाकिफ हैं? कोई ऐसा है जो NIC नहीं जानता है? सब जानते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो NIC है, ठीक है। अब ये जो मैं आपसे कह रही थी, इसके हमारे बेसिकली आप मान के चलिए 4 पार्ट होते हैं। ऑर्गेनाइज में पहले मेजर 2 कैटेगरी करिए, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में मैंने बताया आपको डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज कोई बता सकता है क्या होगा? किसी का कोई आइडिया? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। आप लोगों ने ASI की डेफिनेशन में भी देखा था, है ना। रेलवे है आपका, जब आप लोगों ने अभी मैपिंग की है तब भी आप लोगों से कहा गया था कि जो इसमें रेलवेज है और जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये सब आपके एक तरह से इसमें डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में आ जाते हैं। गवर्नमेंट प्रेस है, ठीक है, ये और या
खैर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है लेकिन पोस्ट। फिर नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस का कोई बताइए, किसी को कोई आइडिया है? हाँ, नॉन डिपार्टमेंटल मतलब नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के लिए। हाँ, पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से जो बनते हैं मैडम। हाँ, बहुत से ONGC हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में केसेस में आपकी शुगर मिल्स वगैरह जो है ये सब आपकी डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन नहीं जो हमारे जैसे चीनी उद्योग निगम करके जो यहाँ पर जितने भी आपके एक तरह से कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, वो सब आपके हाँ एनडीज में पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, कई तरह के शायद इसमें और भी होते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। जस्ट एक मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमारा पब्लिक में प्राइवेट में हमारा आता है कॉर्पोरेट पार्ट और नॉन कॉर्पोरेट पार्ट। तो ये इसमें हमारे दो पार्ट और हैं जिसको हम कैटेगराइज करके इसका डेटा हमें मिलता है या कैप्चर करते हैं हम इसको। और फिर हमारा अनऑर्गेनाइज पार्ट है। अभी कहीं और स्लाइड होगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, किसी और मेरे पेंडर में होगी। उसके बाद जब हमने बात की कि जैसे डीज और एनडीज का डेटा है तो वो तो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसका डेटा हमको मिल ही जाता है, कोई बहुत उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है फिर जब हमारा नॉन कॉर्पोरेट पार्ट है तो प्राइवेट पार्ट है तो उसमें नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट पार्ट है। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट पार्ट को हम कैसे कवर करते हैं? एएसआई में से हम अगर एएसआई का देखें, अच्छा किसी ने कल ओनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइप का वो कोड पढ़े हैं, याद है किसी को? हाँ बताइए। पार्टनरशिप का आपका LLP है और आपका 5 नंबर आपका प्राइवेट लिमिटेड के लिए है और 6 लिमिटेड के लिए है, 7 जी। मैं ये खैर मेरा उससे कोई वो नहीं था, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर आप इसके उस पर कैटेगराइजेशन पे देखें तो आपने इसमें क्या देखा? प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है ना, LLP है, पब्लिक लिमिटेड है और फिर उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड भी है। तो अगर आप उसमें देखें तो वो पूरे उसके आपके जितने भी इंडस्ट्री के कैटेगराइजेशन हो सकते हैं उन सबको इसमें कवर कर रहा है। मैं इस पर फोकस कराना चाह रही थी। तो पहले एक में अगर आपको ये वाली स्लाइड दिखाई, ये वाली दिखाती हूँ, यही है। तो अगर इसको देखें, पहला कोड हमारा इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, सेकंड पार्टनरशिप है, फिर LLP है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट पब्लिक दोनों हैं इसमें, फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी और इसमें भी पब्लिक प्राइवेट है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और फिर अदर्स है। कैटेगराइजेशन हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हम उसमें सब कवर करते हैं। मैक्सिमम कोर्स इसमें आप उनको अपने जब शेड्यूल्स फिल करते हैं तो देते ही होंगे, ठीक है ना। इसमें सब कवर हो रहा है। तो इसी से जो हमने कहा कि प्राइवेट पार्ट है, इसी से हमारा ये एक रेफरेंस ड्रॉ हो जाता है। तो अभी कैसे ड्रॉ होता है? पहली हम अगर दो कैटेगरीज देखें तो ये हमारा इसमें फर्स्ट 2 और 8 और 9, तो ये हमारा नॉन कॉर्पोरेट पार्ट है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अदर, इसको हम लेते हैं नॉन कॉर्पोरेट में। और फिर उसके बाद हमारा जो LLP है और नॉन गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट है, ये सब हमारा आ जा रहा है प्राइवेट कॉर्पोरेट में। फिर उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो पब्लिक की या प्राइवेट की हो, उसको हम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ASI का स्ट्रक्चर अगर देखें तो पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन को, जितना मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में हम कैटेगरीज लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट, तो पब्लिक और प्राइवेट है इसमें, प्लस इसमें जो है आपका डीज और एनडीज भी है, डीज नहीं है, सॉरी डीज नहीं है, एनडीज भी इसमें कवर हो रही हैं, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज भी कवर हो रहे हैं, और साथ में आपका प्राइवेट के लिए कॉर्पोरेट प्लस नॉन कॉर्पोरेट पार्ट भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें इसमें, ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग के GSGP में यूज़ करते हैं।
वहाँ पे जब आप ASI का देखते हैं तो अगर आप NIC में जाते हैं तो पहले तो 2 डिजिट मिलेगा, फिर उसके बाद 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर इस तरह से करके रहता है। यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन इस तरह से ली गई कि कोई 3 डिजिट में है, कोई 2 डिजिट में है, कोई जो है 5 तो नहीं होगा, 4 डिजिट में है, ठीक है ना। 4 डिजिट तक NICs की ग्रुपिंग की गई है। तो इस तरह से हमारी 30 कंपाइलेशन कैटेगरीज हैं जिसमें कि हम डेटा लेते हैं। और ये डेटा हम लोग, मैंने बताया आपको, नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट 2 पार्ट हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं इसमें, मैन्युफैक्चरिंग के। तो ASI का जो हमारा नॉन कॉर्पोरेट पार्ट है, वो जो आप लोग ASI का रिजल्ट हमको देते हैं, उससे सीधा सीधा जो हमारी 1, 2, 8 और 9 ऑनरशिप ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है, वो उसके बेस पे इसको यहाँ से रिजल्ट हम सीधा सीधा ड्रॉ करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। वो जो भी स्टेट का है, मतलब ये उनका मॉस्पी का ये मैथोलॉजी है, इस तरह से समझिए, ठीक है। तो नॉन कॉर्पोरेट पार्ट उन्होंने कहाँ से लिए, जो हम ASI के रिजल्ट्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है या आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खैर वो लोग अपने ही रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो नॉन कॉर्पोरेट पार्ट है, वो सीधा सीधा जो आपके ASI के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, जिस भी स्टेट का है उसका यूज़ हो जाएगा। फिर आती है बारी नॉन कॉर्पोरेट पार्ट, वो सॉरी कॉर्पोरेट पार्ट की। तो कॉर्पोरेट पार्ट में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक पूरा मिनिस्ट्री है, उससे हमें इसका डेटा मिलता है। कॉर्पोरेट में मैक्सिमम हमारे जितने भी आपके LLPs और NDs और जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, आपकी जो भी NDs हैं वो भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, वो सब वहाँ से कवर होती हैं। तो उसका डेटा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। MCA के उस वेबसाइट पर भी जो भी कंपनीज एक्टिव हैं, मतलब एक्टिव से मतलब कि जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो सब एवरी 3 इयर्स में उनको मैंडेट है कि अपना जो है वो डेटा उस पर अपलोड करेंगे ही करेंगे। उसके थ्रू वो डेटा वहाँ से वो ड्रॉ करते हैं और फिर उसका जो भी पूरे नेशनल लेवल पे उन्होंने बना लिया, जितना भी उसका बैलेंस शीट्स के बेसिस पे या उनके जो अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स के बेसिस पे जो GB उन्होंने उसका कैलकुलेट कर लिया, और उस MCA डेटा को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करती है आपके ASI के रिजल्ट्स पर, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका सीधा सीधा हिस्सा, जो नॉन कॉर्पोरेट पार्ट है वो आपको सीधा मिल ही रहा है, लेकिन जो कॉर्पोरेट पार्ट है उसका एलोकेशन भी, जैसे ये कहिए ना कि अगर कोई क्लास में बच्चा फर्स्ट आए तो उसको ज़्यादा आप जो है प्राइसेस मिलते हैं, या फिर जो है वो उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ये इस तरह की बात है। तो ये हमारा ASI में अगर हमारा कॉर्पोरेट पार्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हमें इसका एलोकेशन भी नेशनल लेवल पर ज़्यादा मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटा वो एलोकेट क्यों करते हैं, ये कोई आइडिया बता सकता है क्यों करते होंगे? ASI का तो वो सीधा सीधा दे रहे हैं। किसी को आइडिया? अच्छा, ASI पे आप लोग क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, कल बताया था स्टैब्लिशमेंट अप्रोच। स्टैब्लिशमेंट अप्रोच क्या हो गई कि जहाँ पे वो बिल्कुल फिजिकली लोकेटेड, मतलब उसके डेटा लेते हैं तो आपको मिलती है, तभी आप उसका डेटा दे पाते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं है। वो कंपनी एक्ट में जैसे रिलायंस की बात हुई थी कि वो कहीं भी उसने रजिस्टर अपने आप को करा लिया, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ उसने रजिस्टर कराया वहाँ पे उसका स्टैब्लिशमेंट भी रजिस्ट्रेशन होता है। उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो रजिस्ट्रेशन उनका कहीं भी, जैसे बॉम्बे में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बड़ी बड़ी कंपनी कहीं भी रजिस्टर करा ली, उसके बाद वो ये नहीं कि फिर यहाँ पे यूपी में आके दोबारा उसको रजिस्टर कराएं, वो उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे ऑल इंडिया जब उन्होंने ले लिया एक बार तो कहीं भी वो उसको रन करा लेती है। तो कैसे पता चलेगा कि जो उन्होंने वहाँ पे अकाउंट्स बनाए हैं उसमें से यूपी का शेयर कितना है, ठीक है ना। तो उसका कोई क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। इसी के लिए अगर आप देखें तो ये वाली स्लाइड्स हमारी यूज़ हमें आती है कि यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट प्राइवेट पार्ट हमारा मिल रहा है। तो इसी प्राइवेट कॉर्पोरेट के रेशियो में हमको जितना भी हमारा ASI में प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्ट कैप्चर हुआ, उसी के बेस पे हमारा MCA का एलोकेशन हमको मिल जाता है। जैसे कल बात हो रही थी ना कि 4 अगर उसकी रन कर रही है तो आप वो नहीं अगर दे पा रहा है तो आप परसेंटेज लगा दीजिए। पहले तो इंडिविजुअल कोशिश करिए, जब इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है तो परसेंटेज लगा दीजिए, नहीं तो कोई और क्राइटेरिया लीजिए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है।
क्योंकि ये एनुअल सर्वे है तो पता चलता है कि पर्टिकुलर स्टेट की इंडस्ट्री की क्या पैटर्न चल रहा है, उसी के बेस पे ये हमें उसका एलोकेशन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ASI। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अपना प्राइवेट में नॉन कॉर्पोरेट प्लस कॉर्पोरेट पार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पे लास्ट 2 कॉलम्स आप देखिए, हमारा अगर नॉन कॉर्पोरेट पार्ट देखें तो 11% है, जो हमारा ये मतलब इसके 20-21 का नहीं 19-20 का डेटा है, क्योंकि अभी ASI के 19-20 के ही रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम देखें नॉन कॉर्पोरेट पार्ट, हमारा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज का प्राइवेट पार्ट है उसमें केवल 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी हमारा जो 88% है वो हमें एलोकेशन बेस पे मिल रहा है। और एलोकेशन किसके बेस पे हो रहा है? जो हम लोग ASI के रिजल्ट्स यहाँ से फील्ड से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एलोकेशन का पार्ट बहुत बड़ा है, उसको भी हमें ठीक से कैप्चर करना है, यही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है ना, आ जाते हैं हम लोग। अभी तक हमने उसका यूटिलाइजेशन पार्ट देखा, उसका रोल एक तरह से देखा। ASI का अगर हम देखें, ये 11-12 से हमने कोशिश की है फ्रेम को बनाने के और उसमें देखने की। तो हम लोग देखें 11-12 में हमारा लगभग 14,000 के करीब फैक्ट्रीज थी और अब हमारी 17,000 के करीब फैक्ट्रीज आ रही है प्रेजेंटली 21-22 में। तो 4,000 लगभग हमारी बढ़ी है। इसमें से अगर कल सेंसस सबको क्लियर हो गया था, सेंसस क्या होता है, ASI में सेंसस पार्ट क्या होता है, कोई बताएगा? ये फैक्ट्री 100 से ऊपर होते हैं, किससे? जो वर्कर उसमें 100 से ऊपर। हाँ, मेजरली उसमें 100+ वाले वर्कर्स होते हैं। ठीक है ना, और प्लस कुछ जॉइंट रिटर्न के होते हैं। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लस जो उसमें जब सैम्पलिंग करते हैं तो less-than-4 जो सैंपल ड्रॉ होते हैं उससे वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो आप अगर देखें तो इसमें लगभग आप देखें 30% के करीब हमारा जो है सेंसस कवर हो रहा है। इसमें 30 या 34% होगा ये सेंसस सेक्टर हमारा जो है, इसमें 17,000 में से 4,274 30% के करीब हमारा सेंसस यूनिट्स हैं। और प्लस जो सेंट्रल सैंपल है वो हमारा जो टोटल फ्रेम है उसका लगभग 10% मान के चलिए मोटा मोटा। तो स्टेट सैंपल करते हैं, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स भी अपने बनाने होते हैं और सब लोग जानते हैं कि DDP भी हम लोग बना रहे हैं, तो उन्हीं के एस्टिमेट्स के लिए हम लोग अपना सैंपल साइज डबल कराते हैं। तो हमारा ये 3,300 के करीब हमारा ये इसमें स्टेट सैंपल बना हुआ है इस बार के लिए। हर बार यही लगभग हमारा सिनेरियो रहता है, जितना स्टेट सेंट्रल सैंपल होता है उससे जस्ट डबल हम लोग का स्टेट सैंपल रहता है। और सेंसस हमारी 30% के करीब रहती है। तो ओवरऑल देखें हमारा 50% से थोड़ा सा अबव हम लोग जितनी भी हमारी फ्रेम में फैक्ट्रीज हैं उसका सर्वे हम करते हैं। यहाँ तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा सर्वे करते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम लोग कैसे देखेंगे। हाँ, सेंट्रल के ही थ्रू होगा, ये आप नहीं कर रहे हैं। सेंसस तो ये कल समझ में आ गया ना कि सेंसस जो है सेंट्रल करेगा। ठीक है ना, और फिर सैंपल ड्रॉ होंगे। एक सैंपल उन लोग 4 सैंपल में सभी स्टेट्स में रूल फॉलो है कि 4 सैंपल्स ड्रॉ होते हैं, 2 स्टेट करता है, 2 सेंट्रल करता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सब आइडियली सब कुछ बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। लेकिन आपने अभी देखा यहाँ पे अगर इस स्लाइड में देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी फैक्ट्रीज का कर रही है, 17,000 में से लगभग 6,000 की फैक्ट्रीज का वो सर्वे कर रही है। ठीक है ना, 5,900 है। ठीक, सब एग्री है इससे, है ना? तो इतनी फैक्ट्रीज का कर रही है और हम लोग कितना कर रहे हैं, 3,300 का। ठीक, अब जब बात आती है नॉन रिस्पॉन्स की बात आती है, नॉन रिस्पॉन्स केसेस कौन कौन से होते हैं जिनके स्टेटस कोड कोई तो बताए, 5, 7 और 8। ठीक है ना, तो जब नॉन रिस्पॉन्स की बात आती है, जब सेंट्रल सैंपल ने 5,000 या 6,000 जितना था उसका फैक्ट्रीज का किया, तो उसमें केवल 3% उनके नॉन रिस्पॉन्स थे और आप लोगों के कितने हैं, 33%। कितनी
हवा क्या कहना चाहिए, मतलब उस पे स्थिति पे हम लोग हैं। अब आप अपनी रियलिटी पे आएंगे, ठीक है? क्या चीज़? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज़ माइक दे दीजिए इनको। सेंट्रल और स्टेट का अपना जो है जो 30% आ रहा है, तो इसमें नहीं, इतना कितना डिफरेंस होता है नहीं। ये जो आप स्टेटस कोड भरते हैं 1 2 3 याद आ रहा है किसी को स्टेटस कोड? जी हाँ, जी तो 1 2 3 जो होते हैं वो सर्वे के कैलकुलेशन में यूज होते हैं, उनको आप ओपन मानते हैं, ठीक है? और 4 जो है आप ये मानते हैं कि वो 3 साल से बंद है, और उसके बाद 5 7 8 को आप कह देते हैं कि इनसे हम डेटा नहीं ले पा रहे हैं। उसके रीजंस हैं, आप लोगों ने कल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैनुअल में फिर रीलूक करिएगा, ठीक है? तो जो आप लोग कह देते हैं कि हम इनसे हमें डेटा नहीं मिल रहा है, वो नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो जब वो लोग 6,000 का लेते हैं तो उसमें केवल वो 3% को बताते हैं कि हम डेटा नहीं ले पाए, और आप 33% को बताते हैं कि हम उनसे डेटा नहीं ले पाए। मैम वैसे तो 5 करोड़ है ना, नहीं कर पाए भाई, वो इतना कैसे? इतना थोड़ी ना वेरिएशन आएगा कि वो 3% दे रहे हैं, आप 33% दे रहे हैं। हेलो मैडम, मैं हम ये कह रहे हैं कि आप 8 को मानने केवल नॉन रेस्पॉन्स, क्योंकि 5 तो हमारा वो देखिए, ये मेथोलॉजी जो है आपकी और मेरी नहीं बनाई हुई है, ये मॉस्टी की बनाई हुई है। ओवरऑल स्टेट्स में यही यूज़ हो रही है, वो अपने लिए भी ये यूज़ करते हैं, हमारे लिए भी ये यूज़ करते हैं। नहीं मैम, ये है डिस्ट्रिक्ट में जैसे ट्रेस करने की जो है, इसमें कहीं कहीं कौन बोल रहा है? अच्छा, उधर से, हाँ बताइए। मैम जो ट्रेस करने की व्यवस्था है 1 2 3 कोड जो अपना है, हाँ, जिसे हम नहीं कर पाते हैं दिल्ली में, तो कहीं कहीं ये समस्या रियल है। नहीं तो कैसे रीज़न है? देखिए, पर्सन मतलब जो भी NSO में कर रहे हैं वो भी आप ही के जैसे पर्सन हैं, ठीक है? और जितने साल से आप कर रहे हैं उतने साल से वो लोग भी कर रहे हैं। उनके यहाँ भी कोई परमानेंट नहीं है, आपके यहाँ भी कोई परमानेंट नहीं है, और आप लोग उनको डेटा दिला रहे हैं लेकिन अपना डेटा नहीं ले पा रहे हैं। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, मैं तो इसको तो देख के मेरे को नहीं समझ में। तो उनके कंफर्मेशन है। अभी सेंसस से भी आएंगे, परेशान मत होइएगा। बात वो नहीं है मैडम, एक बार ये नहीं मैं कह रही हूँ, ये हमारे स्किल्स पे है क्वेश्चन मार्क कि वो लोग कैसे ले रहे हैं इतना ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, अगर 3 है उनका तो हमारा चलिए 6 हो जाए, 7 हो जाए, लेकिन यहाँ तो 10% से ज़्यादा है भाई। आपको देखिए 3909 उनकी सेंसस यूनिट्स हैं, और जो सेंट्रल यूनिट है क्या, अब वो सेंसस सेंट्रल सेक्टर की जो सेंसस यूनिट्स हैं, हाँ। वो तो हर साल वो डेटा उनसे लेते हैं, उनको रेगुलर मिल जाता है। सैंपल हम मान लें कि 1500 में से भी सैंपल यूनिट्स भी हैं, तो उनकी केवल 186 है। हायर लेवल पे कुछ नहीं दे पाती। मैं ये कहती हूँ कि हमारे फील्ड स्टाफ बहुत मेहनत से काम कर रहा है सर, बहुत मेहनत से काम कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे अब इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं केवल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्सेस स्टेट डिस्कस कर रही हूँ। तो सब लोगों को, हम लोगों को चेक करने की अपने आप को ज़रूरत है, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है? जब ये वहाँ पे, अब अभी आप जान ही रहे हैं, पहले इतना नहीं सेंसिटाइज थे। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह भी सब कहते हैं लाओ एनालिसिस करके स्टेट वर्सेस सेंट्रल लाओ, तो मैं उनको ये स्लाइड कैसे दिखाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे दिखाऊँ, मैं क्या बताऊँ। अगर आप मान लीजिए कि ये 186 पूरी जो सैंपल वाली ही है, तब भी वो केवल 11% है, और आपका 33% है, 3 गुना नॉन रिस्पॉन्स। अगर मान लीजिए 186 पूरी सेंटर जो सैंपल है उसी की है, अगर मान लीजिए वो सैंपल की है, तो भी वो 11% है और नॉन रिस्पॉन्स, और आपके नॉन रिस्पॉन्स सैंपल में 33%, 3 गुना। हाँ, तो ये चिंता की बात है, चिंता की बात है। अलग से थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिया जाए सर, इसका जो है रिविजिट बस सर कह दिया। और इसीलिए कहा गया है कि क्लोज फैक्ट्री का या जो वैसी फैक्ट्रीज हैं उनका 100% आप इंस्पेक्शन करें, DSTOs को ये कहा गया है, ठीक है ना? तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पे शेड्यूल कलेक्ट कर रहे हैं वो भी, और जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो भी। तो अगर इनमें से मैं 50% को भी कुछ सेंसिटाइज कर पाई तो शायद मेरा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो मैं ये स्लाइड ऊपर भी दिखा सकूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप अगर टाइमली हमको इन्फॉर्मेशन देंगी तो वही इन्फॉर्मेशन हम सेंट्रल को कम्युनिकेट करेंगे, वो लोग उसको फ्रेम को अपडेट कर लेंगे। सुनिए, उनका फ्रेम अपडेशन जो होता है वो जुलाई क्यों लेंगे, ठीक है?
एक मिनट डीएसपी साहब सुनिए, उनका अपना एक प्रोसेस है कि वो 3 साल तक अगर कोई आप बंद कर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो लोग उसके बाद उसको फ्रेम से डिलीट करते हैं, और उसमें भी जब हम यहाँ से लिस्ट भेजते हैं तो उसको जैसा वो लोग बताते हैं, देखिए मैंने उनका बिल्कुल वैसे नहीं देखा, उनका प्रोसेस वो बताते हैं कि उसके बाद जब वो डिलीट करने से पहले भी उसका फील्ड इंस्पेक्शन कराते हैं कि वो बंद है कि नहीं है। तो हो सकता है वो 3 साल के बाद 4 साल या 5 साल में मिले, या फिर 3 साल बाद जब वो आपको देखने गया NSO के लोग गए तो हो सकता है उसने फिर स्टार्ट कर दिया कोई और काम, तो वो फिर डिलीट ना हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मतलब एक प्रोसेस है, उसको सबको फॉलो करना है। जो रूल्स आपको इंस्ट्रक्शंस दिए आप भी फॉलो करते हैं, वो लोग भी अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उससे इतर वो लोग नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारी जो बात हो रही थी कि थोड़ा सा हम सेंसिटाइज हों, DSTOs भी और अपर भी, कि इस तरह की स्लाइड्स मुझे ऊपर ना दिखानी पड़े, मैं इसको छुपा के रखती हूँ तो ना दिखानी पड़े। मैं भी बड़े गर्व से कहूँ कि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम होता है सर। तो ये तो हमारी नॉन रिस्पॉन्स की बात आई, फिर उसके बाद आई रिजल्ट्स की। ये क्वेश्चन मुझसे जो है प्रमुख सचिव सर फरवरी से पूछ रहे हैं, मैं आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई हूँ, जरा इसको भी देख लें सब लोग। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकलती है स्टेट वाइज, उन्हीं पैरामीटर्स पे हम भी निकालते हैं। ये करीब जो है आपके 34 पैरामीटर्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड फैक्ट्रीज, फिक्स कैपिटल, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 कलर दिखा रखे हैं, एक थोड़ा ऑरेंज सा कलर है और एक ब्लू है। पहले अगर हम ऑरेंज पे फोकस करें, जहाँ भी आपको ऑरेंज दिख रहा होगा, सीरियल नंबर 7 देखिए, हमारा जो है ये है ग्रॉस वैल्यू एडिशन टू फिक्स एसेट। जब हमने जो है वो लोग 6000 का कर रहे थे तो उनकी फिगर ज़्यादा आ रही थी, जैसे ही हमने अपने 3000 उसमें जोड़े तो हमारा ये माइनस में चला गया। कोई इसका जवाब है? मतलब हम उनका 50% कर रहे हैं, है ना, और हमारे जुड़ते ही हमने उनको डाउन कर दिया, अपने यूपी को डाउन कर दिया। ठीक इसी तरह से आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, ये माइनस में चले गए। फिर रेंट रिसीव फिक्स एसेट फ्रॉम फिक्स एसेट्स, ये हमारा डाउन चला गया। फिर उसके बाद है आपका नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा डाउन हो गया। ठीक है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये हमारा डाउन हो गया 67%, 20%, थोड़ा बहुत वेरिएशन समझ में आता है। 5% हम लोग स्टैटिस्टिक्स के आदमी के 10% ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जहाँ 60% चला जा रहा है वहाँ मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या जवाब दूँ। तो उससे भी गंभीर है, हाँ, उससे भी गंभीर। और जो शेड्यूल मिल रहे हैं वो भी जो है सही नहीं आ रहे हैं। अच्छा चलिए ये भी ठीक है। अब इसके बाद आइए 8 नंबर सीरियल देखें, अगर रेंट पेड फॉर फिक्स एसेट, जैसे ही हमने 6000 में अपनी 3000 यूनिट जोड़ी, हमारा ये 280% की ग्रोथ आ गई। मतलब आपकी जो सैंपल सेक्टर की यूनिट्स हैं वो सारी की सारी किराए पे चल रही हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें 24 सीरियल नंबर पे एडिशन, मतलब 280% की ग्रोथ कहीं आप बता सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे 6000 में 3000 जुड़ते ही। फिर एडिशन इन स्टॉक मटेरियल्स, इसमें सॉरी एडिशन इन स्टॉक मटेरियल फ्यूल्स, इसमें हम देखें तो हमारी 29% की ग्रोथ है। ऊपर भी देखें ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारा 23% आ रहा है ना। सर पूछते हैं तुम्हारा, मेरे से कई बार वो पूछ चुके हैं, मैं चुप रहती हूँ कि तुम्हारा जो है वो लोग 6000 कर रहे हैं, तुम केवल 3000 कर रही हो, और तुम्हारी फैक्ट्री इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है कि 23% की ग्रोथ तुम्हारी ज़्यादा आ रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो नेट वैल्यू एडेड है हमारा 26% है। फिर एडिशन इन स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स, ये हमारा देखिए तो 350% से भी ज़्यादा आ रहा है, 450% की ग्रोथ आ रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग के पास किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़, जब 6000 फैक्ट्रीज जितनी भी एम्प्लॉयज़ थी, है ना, उसके बेस से जब एस्टिमेशन किया, एस्टिमेशन है ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो एस्टिमेशन किया तो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 21% ज़्यादा आ गए। मतलब हमारे जो सैंपल सेक्टर की जो फैक्ट्रीज हैं
उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमको मिल रहे हैं। उनके सेंट्रल यूनिट्स हैं, 100+ वाली यूनिट्स हैं, उसमें उनके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। हमारी जो सैंपल सेक्टर की फैक्ट्रीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। इसका श्रेय आप ही को जाता है। प्रॉफिट भी तो 52% बढ़ा दिया ना, मैं फिर उसी हिसाब से नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया है इसी को। यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 आइटम्स में हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जिसमें कि ये एडिशन इन स्टॉक है, रेंट पेड है, ये सब करके जहाँ पे 10% के आसपास का मार्जिन तो स्टैटिस्टिकली एडमिसिबल हो जाएगा, हम उसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन जहाँ वो इतना बढ़ता है उसका कोई रीज़न तो समझ में आना चाहिए। और ये 1 साल का पैटर्न केवल मैं दिखा रही हूँ, अगर मैं 5 साल का पैटर्न देखूँ तो इसी तरह से मिलेगा मुझे। इसमें भी क्वेश्चन मार्क चल रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि CSO के रिजल्ट्स को और अपने रिजल्ट्स को आप मैच करके दिखाओ 5 साल के, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग समझिए। ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, केवल एक थोड़ा सा ये है कि हम लोग इसके प्रति थोड़ा सा अवेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि इतनी चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं और किस में हम लोग बहुत कम दिखा रहे हैं। ये एक एनालिसिस है हमारी। इसी तरह से ये 18-19 से भी मैंने दिखाने की कोशिश की है, जहाँ जितने भी आप रेड वाले देखेंगे इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि इसको मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या रीज़न बताऊँ। 650% की ग्रोथ है, केवल 3000 फैक्ट्रियों का इतना असर है ना। डेप्रिसिएशन है 80% है, कुछ भी डेटा आ रहा है। एक हफ्ते की SI की ट्रेनिंग की और जरूरत है इसका? नहीं, ये आपको फील्ड में ही करना है, हमको भी हेडक्वार्टर में ही करना है। जहाँ जिसका जो रोल है वो थोड़ा सा भी अगर उसको सीरियसनेस से करेगा तो ये रिजल्ट्स हम भी कहीं दिखाने लायक पोजीशन में रहेंगे। एक कोशिश तो हो सकती है मैडम, ठीक है। सेंटर वालों की भरी पहली देखें उसके अनुसार करें, जैसे एक का ही देखिए, दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है, हम लोग अपने आप को चेक करें तो बहुत अच्छा है। मेरा बस ये कहना है, हम अपने में कॉन्फिडेंट रहें, जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत ही दे रहे होंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे पास मुझे इसका रीजंस नहीं समझ में आते कि कहीं 700% की ग्रोथ कैसे आ रही है, कहीं 400% की ग्रोथ कैसे आ रही है। मेरे पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है ना। और उसके बाद जो है इसी तरह से अगर हम देखें LIC वाइज, अब आते हैं इंडस्ट्री वाइज LIC वाइज, ठीक है ना। तो जब LIC वाइज देखें तो उसमें भी हमारे रिजल्ट्स इतने ब्लास्टिक चेंजेस के साथ आते हैं कि इसको हम कहीं भी कॉन्फिडेंटली रख नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि फीडिंग सोर्स आप ही लोग हैं, तो अगर फीडिंग सोर्स सही उसमें आएगा तो थोड़ा सा जो है शायद। एक ये है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स निकल के आए सेम इंडस्ट्री में सेम ईयर पे, उनके 6000 पर हैं और हमारे उसमें जब 3000 ऐड हो गए तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट में 200% की GVA की ग्रोथ आ गई। GVA तो सब जानते हैं कि अभी उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वैल्यू एडिशन जैसे ही 6000 में 3000 जोड़ा तो 200% की ग्रोथ आ गई पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है? आप लोग पूरी इसी में जी जान लगा दे रहे हैं, लग रहा है इससे 200% की ग्रोथ आ रही है। इसी तरह से बेसिक मेटल में देखिए 100% की ग्रोथ है, मतलब ज़्यादा है, सेम ईयर का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। फिर टेक्सटाइल में 66% की ग्रोथ है, लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में 42% की ग्रोथ है। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ है कि क्या इसका जस्टिफिकेशन है, मेरे को नहीं समझ में आता। सैंपल साइज जोड़ा तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव उसमें चली गई है। देखिए जैसे नीचे की अगर हम 4, 5, 3 और 3, 6 और 7, 8 छोड़े, ऊपर के अगर आप मेनली 2 कॉलम्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक एंड रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसमें हमारा
जब हमारी फैक्ट्रीज उसमें जुड़ी तो 22% का डिप आ गया। इसमें ये नेगेटिव नहीं लगा है लेकिन माइनस में है, आप इसको मतलब उसी नेगेटिव सेंस में ही देखिए कि ये 22% का डिप आ गया। इसी तरह से मशीनरी और इक्विपमेंट में 12% था। थोड़ा बहुत चलिए समझ में आता है, इसके लिए मैं मतलब बहुत वो नहीं कर रही, जिससे एक सेंसिटाइजेशन है ये नहीं। हाँ ठीक है, ये मॉडरेट वाली है। उसके बाद जब हमारा ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जब हमारा उसमें जुड़ा तो जैसे ये रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, तो हमारी सिर्फ 277% का नेगेटिव वैल्यू एडिशन हो गया। मतलब जब सेंट्रल वालों ने GVA उस इंडस्ट्री का निकाला तो 103 करोड़ आ रहा था, और जब हमारा आया उसमें वैल्यू एडिशन तो 182 करोड़ नेगेटिव में चला गया। वो इंडस्ट्री हमारी नेगेटिव में चली गई। तो इस तरह का ये इसमें रिस्पॉन्स है। इसी तरह से पब्लिशिंग एक्टिविटी में जब स्टेट हमको GVA वैल्यू एडिशन करके दे रहा था तो 191 था, और जब जैसे ही हमारे रिजल्ट्स उसमें जुड़े तो वो 90 करोड़ पे आ गया। ठीक है, हम लोग की क्या मेहनत का रिजल्ट आ रहा है ये हम लोग को सबको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको ही थोड़ा सा आप लोग देखिए। इसमें फिर जस्टिफिकेशन की बात आती है, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, इसमें हमारा नेगेटिव GVA आ रहा है। ठीक है ना, तो ये देखा गया, जब ये देखा गया कि क्यों आ रहा है तो इसको हमने देखा कि ये अलीगढ़ की एक फैक्ट्री है, इसमें ये नेगेटिव GVA है। ये सेंसस यूनिट है तो खैर उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही उनकी है, लेकिन हमें इसका शेयर हमें जब हमारा उसमें GSDP में जाएगा तो ये नेगेटिव ही मिलेगा फिर हमको। तो जो अभी ये हो रहा था कि NSO के साथ हम लोग कोलैबोरेट करें और साथ में उनका डेटा भी दिलवाएं और ये सब करें, तो ये सब इसी के लिए है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो लोग 100% सही हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की एक फैक्ट्री थी, केवल एक फैक्ट्री की वजह से 32 नंबर NIC में उसका पूरा NIC का GVA ही नेगेटिव हो गया। ठीक है, केवल वो हमारी स्टेट की यूनिट थी। 32 नंबर NIC अगर हम देखें इसमें तो हमारा इसमें ये पूरा जो है, नहीं सॉरी 33 है, गलत बोल रही हूँ, 33 है। ये है ना ऊपर 22 सीरियल नंबर 22 पे, तो ये जो हमारा 103 से -182 हो गया। ये जब एनालाइज किया गया, ये मतलब स्पेसिफिकली गौतम बुद्ध नगर के लिए मैं कोई वो नहीं है, मतलब मेरा ये है कि सब लोग इस पे इतना हम लोग अवेयर रहे कि पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री की वजह से हमारा पूरे यूपी की NIC का रिजल्ट ही वो ट्विस्ट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मल्टीप्लायर लगेगा, तो मल्टीप्लायर से जब नेगेटिव पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव में ही बढ़ेगा। वो उस फैक्ट्री से मैम रीचेक कराना पड़ा होगा फिर? तो वो तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन जो है ये बताइए श्रीवास्तव जी, हम 3000 फैक्ट्रीज को कहाँ एक एक को चेक कराएंगे? 20 लाख करोड़ 20 लाख वाले का फिर रीचेक में सही पाया गया मैम? आप वो सब छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप लोगों के यहाँ से भी चेक होकर आता है, मंडल से और जिले से, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं मतलब केवल मेरा ये रिफ्लेक्शन मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि कभी कभी इतनी अजीब पोजीशंस आती हैं कि उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, ये तो NIC वाइज था हमारा कि NIC वाइज हमें क्या मतलब किस तरह से हमारा डिफरेंसेस आ रहे हैं। कुछ NICs में हमारी यूनिट्स का जब हम वैल्यू एडिशन ऐड कर रहे हैं तो हम नीचे चले जा रहे हैं, और कुछ में बहुत हाई जंप ले ले रहे हैं। गौतम मतलब सॉरी पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स की हम लोगों ने फैक्ट्रीज दिखाने की कोशिश की है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, चित्रकूट वगैरह। तो ये एक सिनेरियो है। अब आप लोगों ने अभी स्टेट का देखा था, अब डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पर जब हमने देख लिया कि इस तरह की हमारी पोजीशन है, उसके बाद अगर हम चले 18-19 और 19-20 के हमने हर 75 मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के GVA दिखाने की कोशिश की है।
कि अगर हम 2 साल के जीवीएस सेंट्रल वाले डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स नहीं बनाते हैं, हम ही लोग बना रहे हैं, तो जब 2 साल के जीवीए को एनालाइज करने की कोशिश की तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी पोजीशन है कि बहुत ज़्यादा या तो ग्रोथ आ रही है या बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, और कई जिलों में ऐसा भी है कि पिछली बार पॉजिटिव था तो इस बार नेगेटिव हो गया। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। जैसे पर्टिकुलर एक ही डिस्ट्रिक्ट देखें 6 नंबर सीरियल, अब मुझे इसका जनपद का नाम नहीं समझ रहा है क्योंकि इसमें हिंदी फॉन्ट नहीं है, तो इसमें देखें तो 131% की ग्रोथ है हमारी। इसी तरह से 50 नंबर एक सीरियल नंबर पे है, इससे 200% की है। सॉरी ये इस पे 27 में 28 में 200% की ग्रोथ है, और कई जनपद ऐसे हैं जिसमें कि नेगेटिव जा रहा है ना, फिर लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। तो इसको जब हम लोग अपना, इसीलिए आप लोगों से जो स्पेशल सेक्रेटरी सर का वो रहता है कि लास्ट ईयर के जीवीए से टैली करो, लास्ट ईयर के जीवीए से टैली करो, तो काफ़ी फैक्ट्रीज ठीक है सेम नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ भी अगर 2-4 भी सेम है तो उसको हम एक अपने आप को चेक करने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए उसको चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम इसका जीवीए क्या था और इस बार इसका जीवीए क्या है। जैसे कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मुझे अच्छे से याद है, नीचे वाला 73 पे, जहाँ तक ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट 18-19 में हमारा पॉजिटिव जीवीए था और 19-20 में ये नेगेटिव में चला गया। मतलब एक साल में इतना ट्विस्ट आया कि उसका जीवीए इतना ज़्यादा था और इस साल इसका नेगेटिव हो गया। तो इसका असर क्या पड़ेगा आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? जब आप लोग की डीडीपी बनेगी और उसमें जब एसआई के बेस पे इसमें जीवीए मिलेगा तो आपको नेगेटिव जीवीए मिलेगा, तो आपसे डीएम और जो भी होगा वो सब पूछेंगे कि भैया पिछले साल तो तुमने हमें पॉजिटिव दिया था, इस बार नेगेटिव कैसे दिया। डीएम और सीडीओ तो ये कहते हैं कि अब पिछली बार 2 आए थे तो इस बार 1 आना, और आपने जो है पिछली बार 2 थे तो इस बार जो है -2 पे पहुंच गए। ठीक है। तो ये तो वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, इसमें अगर देखें तो हमारी ये 51,000% की ग्रोथ आ रही है। अब ये सब कैसे है नहीं मुझे आइडिया है, थोड़ा सा सब लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, ये रिजल्ट्स ऑलरेडी सबके पास रहते हैं, तो लास्ट ईयर से भी देख के अपने आप को सेंसिटाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही फील्ड में पूछा जाएगा कि बताओ इसका बताओ, पूछा जाएगा तो आप लोग को भी एक्सप्लेन करना रहेगा। मैम 2-3 फैक्ट्रियों के कारण ही हो सकता है, उसको हमें खोलना। अरे तो भैया ढूंढिए ना कौन सी 2-3 फैक्ट्री, आप हमें बता दीजिए नाम, तो हम भी खुश होकर ऊपर बताएंगे सर इन्हीं की वजह से है। ठीक है, जो भी है सर ये 51,000 वाला सर बताइए कौन सी जनचौक पे चलता है? आप तो फंड उससे आप कंप्यूटर भी आप लोग का साथ दे रहा है, उसमें नाम छापने से मना कर दिया। खैर जो मेजर थे उसमें जब हम एनालाइज किए, कुछ का हमने देखा कि मथुरा में हमारी सेंसस यूनिट की वजह से भी हमारा इसमें चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये 104 इंडस्ट्री है, ये फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है, 19 पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसमें नेगेटिव है। फिर मैनपुरी है, मैनपुरी में हमारी जो है 2 स्टेट सैंपल हैं जिनकी वजह से हमारा ये नेगेटिव जीवीए आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से सुल्तानपुर में है, ये तो एक सेंसस फैक्ट्री है, इसकी वजह से ज़्यादा रिफ्लेक्ट, इसका मतलब नहीं कि केवल सारा यही एक फैक्ट्री है, मैं जस्ट एक हमने जो ढूंढे, हम अपनी समझ से जो ढूंढने की कोशिश कर पाए उसको बता रही हूँ। इम्पैक्ट औरों का भी होगा, जो मेजर पार्ट हम लोगों ने कोशिश की उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा है, यही काम हम ही लोग करेंगे। बस्ती, मऊ, इन सब में भी हमारा नेगेटिव जीवीए है। तो जस्ट देखिए मतलब आगे थोड़ा सा हम कुछ भी इम्प्रूव कर पाए तो हमारी ये वर्कशॉप मुझे लगता है सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, दिख रहा है। अब इंस्ट्रक्शंस बहुत दिए, कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैनुअल्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें मैनुअल्स और सब चीज़ें रेडी लिखने टाइप से अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा टारगेट तो पूरा हो जाएगा, रैंक पूरी आ जाएगी। ठीक है ना,
तो मैं ये केवल जस्ट एक ये बताना चाह रही हूँ कि बैलेंस शीट से अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि वो लोग, आप लोगों को अगर कल रुपेश जी ने बताया होगा, तो वो अपना क्या करते हैं, बैलेंस शीट से पूरा प्रॉफिट और जो आपका वो जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपना पूरा प्रॉफिट और प्लस आपके जो शेड्यूल से जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है उसको वो टैली कराते हैं। ये ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, कल बताया है ना? तो उससे वो लोग अपने रिजल्ट्स पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारा जब बैलेंस शीट से प्रॉफिट सेम आ रहा है और उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट सेम आ रहा है और शेड्यूल में भी सेम आ रहा है, तो हमारा सही है। ठीक है ना? यही एक मोटा मोटा चेक है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि बैलेंस शीट से सीधा शेड्यूल भर दिया, शेड्यूल से सीधा एंट्री कर दी और यहाँ पे पहुँच गया। तो इस रेफरेंस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि जैसे आप लोग बता रहे हैं कि स्टाफ चेंज होता रहता है या फिर कुछ और हो गया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग मैनुअल इसको देखते रहें और फिर भी बैलेंस शीट्स में क्या क्या आइटम्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं इसको थोड़ा सा चेक कर लें। करीब 1-1.5 साल पहले मैंने आप लोग को एक एक्सेल में आइटम्स प्रोवाइड कराए थे कि हमारे एएसआई के किस ब्लॉक में मेजरली क्या क्या आइटम्स जाने चाहिए और क्या नहीं जाने चाहिए। ये आपके एएसआई के मैनुअल में भी पीछे लगे हुए थे। ठीक है? अगर यहाँ से आप कुछ सेंसिटाइज हो रहे हो और कुछ आप लोग को लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उसको भी एक बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल उसी पे स्टैंड करें, वो एक मोटा मोटा रेफरेंस है, उससे हम लोग अपना मोटा मोटा चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम की एंट्री हम लोग कहीं और तो नहीं ले जा रहे हैं जिससे कि हमारे रिजल्ट्स बहुत गलत आ रहे हैं। ठीक है? जैसे कानपुर वाले जानते ही होंगे कि उन्होंने कौन सा आइटम कहाँ जोड़ दिया था, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे आके करीब 10 दिन वो लोग काम किए थे। ये एक रेडी रिटनर है, ये आपके ऑलरेडी मैनुअल में है। इसमें हमको पूरा दिया है कि किस ब्लॉक में किस आइटम को हमें लेके जाना है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देखेंगे ये बैलेंस शीट के एक तरह से आइटम्स रहते हैं यहाँ पे, और इधर आपका रेफरेंस अकाउंट है, किस अकाउंट से आपको लेना है, तो जो आपके एनुअल स्टेटमेंट है, और किस ब्लॉक के किस आइटम में वो एंट्री जानी चाहिए। अरे खुला नहीं है। अच्छा, सबके पास है पेज नंबर 93 से आप 114 समथिंग है, पेज नंबर 15 है, उसमें सारा दिया हुआ है कि किस आइटम, आपकी बैलेंस शीट का कौन सा आइटम किस ब्लॉक में किस अकाउंट से आपको लेना है। बैलेंस शीट नहीं कहना चाहिए, आपके किस एनुअल स्टेटमेंट का कौन सा आइटम किस स्टेटमेंट से लिया जाएगा और किस ब्लॉक की किस आइटम में वो एंट्री होगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो एएसआई शेड्यूल में नहीं आती है, प्रीव्यू में नहीं ली जाती है, तो वो भी उसमें एक्सप्लेन्ड है। इसको आप लोग अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। मैं सोची थी कि दिखाऊंगी, नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, अब ये बात आती है हमारी, जैसे 19, 20, 18, 19 के रिजल्ट हमने देखे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अभी हम लोग बार बार ये तो अप्रैल मई से चल रहा है कि लास्ट ईयर के जीवीए से चेक करो, वैसे भी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं। जिन यूनिट्स का आपका मैक्सिमम जीवीए आ रहा है या फिर मैक्सिमम नेगेटिव जीवीए आ रहा है, मिनिमम जीवीए आ रहा है, उनको एक बार हम लोग पर्सनली चेक कर लें। ठीक है? तो इसी रेफरेंस में अभी कुछ शेड्यूल्स की, ये पर्टिकुलर मतलब सबकी नहीं अभी हम कर पाए हैं क्योंकि ये वर्कशॉप का टाइम चल रहा था, तो इसलिए मैं इसको डेटा को ले आई हूँ। जब हमने बैलेंस शीट और आपकी मॉड्यूल की एंट्री को 20-21 की एंट्री को मिलाया, जिसमें कि एक ने उसको भरा, दूसरे ने उसको चेक किया, तब उसके बाद भी कितनी अजीब स्थिति आ रही है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसमें पर्टिकुलरली डीएसएल पे मतलब डली है, लेकिन आप लोग इसको देखिए, अगर मॉड्यूल में रॉ मटेरियल में 0 एंट्री है तो बैलेंस शीट में हमारी उसमें कितनी ज़्यादा फिगर उसमें दिख रही है। ये दिख रहा है सबको? फिर आप कहते हैं कि सेंट्रल वाले ऐसे करते हैं, तो वह उनके पास ये 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वैसा एक्सपीरियंस है, मतलब 0 ही भर दी फिगर मॉड्यूल में उठा गए बैलेंस शीट से। एक आध डिजिट गलत हो जाए तो भी समझ में आता है कि मैनुअली गलत हो गया होगा। इसमें तो मुझे इंटेंशन की थोड़ा सा डाउट लग रहा है, या उसको आता ही नहीं है, ये लग रहा है इसमें।
रॉ मटेरियल आपके इनपुट का आइटम है, इसीलिए आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा, तो आउटपुट ज़्यादा आएगा तो जीवीए ज़्यादा आएगा। इसी तरह से फिनिश गुड्स है। मैम किसी एक यूनिट का होगा कि समरी है ये? अरे डीएसएल लिखे तो है हाँ, एक यूनिट ठीक है ठीक है ना। ब्लॉक डी की मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कितना कितना ब्लंडर मिस्टेक है। कहीं मॉड्यूल में 0 है, बैलेंस शीट में फिगर्स हैं, और कहीं बैलेंस शीट में 0 है, मॉड्यूल में फिगर्स हैं। ये भी एक कलाकारी है। पहली बार मिला होगा ऐसा एक काम। ठीक है, तो हेडक्वार्टर लेवल में ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपकी 3000 यूनिट्स को बैलेंस शीट से मैपिंग कर सकें। ये आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको थोड़ा सा सही से देखें। पिक्चर मत लीजिए, इसको जो है अपने उसमें चेक करिएगा। फीडिंग सोर्स आप ही लोग हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी एंट्रीज हैं, जैसे अगर हम देखें ये सीरियल नंबर 8 पे देखिए, मॉड्यूल में अगर कॉलम नंबर 5 में देखें तो हमारी कितने डिजिट की एंट्री है, और कॉलम नंबर 7 के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थी। इसी तरह से सीरियल नंबर 9 के कॉलम 5 को चेक करिए और कॉलम नंबर 7 को चेक करिए, कितना कितना वेरिएशन है। ठीक है, मैं फटाफट खत्म करती हूँ। ये ब्लॉक बी की बात थी। इसी तरह से ब्लॉक ई में है, मॉड्यूल में हमारी यहाँ पे देखें तो 60,000 की एंट्री है सैलरी और वेजेस में, और जब बैलेंस शीट से हमने चेक किया तो उसमें 4 लाख की आ रही थी। अब इसका क्या मैं जवाब दूँ? ठीक है, इसी तरह से मॉड्यूल में हमारे सैलरी वेजेस इतने मतलब ये लाखों में है, और बैलेंस शीट में हमें कहीं उसके सैलरी वेजेस समझ नहीं आ रहा है कहाँ है। हो सकता है हम लोग गलत चेक कर रहे हो, आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हम लोग सही देख रहे हैं। आप लोग हमें गलत साबित करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी तरह से अगर हम देखें, ये जो मैंने डार्क ऑरेंज कलर से किए हैं, हम देखें तो इसमें कितना % वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा फिगर्स हमारी मॉड्यूल में या तो छूटी हुई है या एंटर्ड है। ठीक है, ये तो केवल अभी हमने 15-20 ही चेक कर पाए थे, ज़्यादा नहीं कर पाए। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के 3000 चेक करें। ठीक, और क्या वो हमारी प्रॉब्लम है, वो विभाग की प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये सीट रहेगी। ये मैंने सारे ब्लॉक ई, सी, एफ, जी, एच सब में, मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं, सभी में मैं ये देख रही हूँ। उसका जो है कानपुर में R&D में इसलिए स्पेसिफाई बार बार रिपीट कर रही हूँ, R&D में इतनी ज़्यादा फिगर्स हमारा, हाँ ये भी एक्सपीरियंस में शेयर कर लेती हूँ। आप लोग कहेंगे फिर ऐसा है, आप कह रहे हैं उनकी सेंसस यूनिट्स हैं कितनी 3000 समथिंग, 4000 के आसपास, और 1600 सैंपल हैं। जब हमने 6000 में देखा तो उनकी मुश्किल से 200-250 में R&D की फिगर्स मिली फैक्ट्रीज में। ठीक है, और हमारी 3000 है तो हमारी में 2000 में मिली। R&D समझ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो बाहर में कोड होगा नहीं।